हेलो फ्रेंड्स, मैं ये जगत खींचा आप सभी का इस रिवीजन वीडियो में वेलकम करता हूं। मैं आज आपको इस रिवीजन वीडियो से रिवाइज कराने वाला हूं टॉपिक जिसका नाम है लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। ऑलरेडी इस टॉपिक को लेके एग्जाम में केस बेसिस क्वेश्चन आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। मैं जो यहां पर आपको रिवीजन कराने जा रहा हूं वो हर प्रोविजन को एक केस बनाकर उसका एक प्रैक्टिकल केस बनाकर मैं आपको यहां पर उसको प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग दूंगा सो दैट आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो सकेंगे। और यहां पर जो प्रोविजन हमको दिए हुए हैं सेक्शन 85 से लेकर 94 तक के प्रोविजन है और उसमें से कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनको लेके केस बेसिस क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहां पर बनती है। तो आप अगर ये वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल एग्जाम जैसी हो जाएगी। आप अगर इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की स्पीड को क्या कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे, 1.75 कर सकेंगे या 2x भी कर सकेंगे। टाइम आपका सेव हो जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बिल्कुल एग्जाम जैसी ही होगी जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और पहले भी आए हैं तो उसी तरीके से हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मिस मत करिए। ओके, क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। 85 से लेकर 94 तक के प्रोविजन है। स्पीड को, वीडियो की स्पीड को बढ़ा देंगे तो और ज्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा और एग्जाम के लिए आपकी बिल्कुल वैसी प्रिपरेशन हो जाएगी जैसा एग्जामिनर केस बेसिस क्वेश्चन इस टॉपिक को लेकर पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सेक्शन किससे, 85 से। 85 का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। सुनिए, जैसे कि मैं मिस्टर जगत हूं, मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं, मैं अपना बिजनेस क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। मैंने वो बिजनेस मान लीजिए मिस्टर रजत को, तो मैं तो बन गया ट्रांसफरर और मिस्टर रजत बन गए कौन, ट्रांसफरी। उनको ये बिजनेस में क्या कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, गिफ्ट कर देता हूं, सेल कर देता हूं, लाइसेंस कर देता हूं या लीज कर देता हूं। ओके, किसी भी तरीके से। तरीका कौन सा है वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि मिस्टर जगत तो क्या हो गए, ट्रांसफरर हो गए और मिस्टर रजत अपने केस में कौन बन गए, ट्रांसफरी बन गए। चलो ये भी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अपने क्वेश्चन के हिसाब से बताता हूं, ठीक है, जैसा मैं बना रहा हूं। मान लीजिए ट्रांसफर के बाद में जीएसटी डिपार्टमेंट मिस्टर जगत यानी कि ट्रांसफर की कोई लायबिलिटी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, कोई टैक्स की, इंटरेस्ट की या पेनल्टी के ड्यूज क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निकालता है, जो क्या है पेबल बन रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये बनता है, क्योंकि ट्रांसफर तो ऑलरेडी हो चुका है और लायबिलिटी ट्रांसफर के बाद में क्या हुई है, डिटरमाइन हुई है, तो मिस्टर जगत ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं क्यों पे करूं और मिस्टर रजत भी हाथ खड़े कर रहा है कि उसकी लायबिलिटी मैं क्यों पे करूं। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो लायबिलिटी क्या हुई है, ट्रांसफर के बाद में डिटरमाइन हुई है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अब इसको पे करने के लिए लायबल कौन है। क्या मिस्टर जगत ही क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे जो कि ट्रांसफर है, या फिर अब मिस्टर रजत क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे क्योंकि लायबिलिटी ट्रांसफर के बाद में डिटरमाइन हुई है जो कि ट्रांसफर ही है, या फिर कोई भी लायबल नहीं रहेगा और या फिर दोनों मिलकर क्या करेंगे, जॉइंटली और सेवरली क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो इसका आंसर आपको बस इतना सा देना है कि मिस्टर जगत जो कि ट्रांसफरर है और मिस्टर रजत जो कि क्या है, ट्रांसफर है, ये दोनों सेवरली भी और दोनों जॉइंटली भी जो टैक्स, इंटरेस्ट और जो पेनल्टी डिटरमाइंड हुई है, चाहे वो ट्रांसफर से पहले डिटरमाइन हुई हो या ट्रांसफर के बाद में डिटरमाइंड हुई हो, दोनों जॉइंटली और सेवरली क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। लेकिन हाँ, ये आप बता सकते हो, ठीक है, पूछे तो बता देना, अगर कोई लायबिलिटी पोस्ट ट्रांसफर है, पोस्ट ट्रांसफर के बाद की लायबिलिटी है, तो उसके लिए मिस्टर जगत भैया क्या नहीं रहेंगे, लायबल नहीं रहेंगे, ट्रांसफर लायबल नहीं रहेगा, उसके लिए तो मिस्टर रजत भैया ट्रांसफर ही क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। तो बस ये हो गया हमारा सेक्शन कौन सा, 85। और इसी तरीके से अगर इसको लेके क्वेश्चन आया तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा वापस से, मिस्टर जगत है जो कि कौन है, प्रिंसिपल है, स्कूल कॉलेज के कुछ नहीं, ठीक है ना, वो क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब आप समझते हो, PAL वाला, PLE वाला नहीं, प्रिंसिपल है। उन्होंने मिस्टर रजत को अपना एजेंट क्या करा, अपॉइंट करा। ओके, आपको याद भी आ सकती है शेड्यूल फर्स्ट की याद आ सकती है, पैरा 3 की याद आ सकती है, जहां पर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करा था, उसको ऑथोरिटी दी थी गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर करने की, इनवॉइस अपने नाम पे क्या करता था, इशू करता था, बाइंग एजेंट और सेलिंग एजेंट। तो मिस्टर क्वेश्चन आया, मिस्टर जगत जो कि एक प्रिंसिपल है, उसने मिस्टर रजत को एजेंट अपॉइंट करा, उसको ऑथोरिटी दी गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर करने की, अपने नाम पे इनवॉइस इशू करने की। मिस्टर जगत के बिहाफ पे गुड्स को सेल भी करते थे और गुड्स को क्या करते थे, परचेज भी करते थे, मतलब सप्लाई करते भी थे और सप्लाई रिसीव भी करते थे। ओके, अब आपको रजिस्ट्रेशन टॉपिक से ये ध्यान भी होना चाहिए, अगर मिस्टर जगत जो कि एक टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन है, तो मिस्टर रजत को जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो मान लेते हैं मिस्टर रजत जीएसटी में क्या है, कंपलसरी रजिस्टर्ड भी है। अब मिस्टर रजत जो कि एक खुद रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, भले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, उनकी कोई लायबिलिटी क्या होती है, डिटरमाइन होती है, टैक्स की होती है, इंटरेस्ट की होती है या फिर पेनल्टी की, जो भी लायबिलिटी डिटरमाइन होती है। अब यहां पर एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि उस लायबिलिटी के लिए लायबल कौन है। क्या सिर्फ मिस्टर रजत ही क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे क्योंकि वो एक टैक्सेबल पर्सन है, या मिस्टर जगत भी क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे क्योंकि वो मिस्टर जगत का ही तो क्या है, एजेंट है और जगत उसके कौन है, प्रिंसिपल है। तो इस केस में लायबल कौन रहेगा। तो इस तरीके से केस बना के वो एग्जाम में आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। पूछने दो, ठीक है, पूछने दो, उनका काम है पूछना, आपका काम है उसका आंसर देना, तो दे दीजिएगा। मिस्टर जगत एंड मिस्टर रजत दोनों, जैसा भी 85 में पढ़ा था ना, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, तो यहां पर कौन है, प्रिंसिपल और कौन है उसका एन एजेंट। तो यहां पर मिस्टर जगत और मिस्टर रजत दोनों ही जॉइंटली और सेवरली क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे एजेंट की, किसके लिए, लायबिलिटी के लिए, एजेंट की लायबिलिटी के लिए। हो गया सेक्शन कौन सा है, 86। चलिए अगला सेक्शन पे बढ़ते हैं, लेकिन पानी पी लेता हूं, ठीक है, पॉज करके। यस, अब नाउ सेक्शन 87 को लेके क्वेश्चन आ सकेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, सुनेंगे तभी उसका आप आंसर दे पाएंगे, एल्स अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप उस क्वेश्चन को मतलब टेकल नहीं कर पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकेगा। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, अमलगमेशन जो होता है इन द नेचर ऑफ परचेज होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर। मैं आपको बताऊं कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा अभी आप क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छे से मालूम है ये सारी बातें, ठीक है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाता है। ओके, तो परचेज भी हो गया तो पुरानी वाली कंपनी तो स्वाह हो गई, या फिर इन द नेचर ऑफ क्या होता है, मर्जर होता है, तो दो कंपनियां क्या होती है, मर्ज हो जाती है, स्वाह हो जाती है, और तीसरी कंपनी क्या हो जाती है, पिक्चर में आ
जाती है। खैर जैसा भी है, और आपको कंपनी लॉ से ये भी मालूम होगा कि ये जो भी मर्जर इन द नेचर ऑफ परचेज और जो भी क्या होता है जो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और जो मर्जर जो भी होता है ये एनसीएलटी से क्या चाहिए होता है, ऑर्डर चाहिए होता है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन जाती है। खैर जो भी है, ये आपके अकाउंट्स और कंपनी लॉ की क्या हो गई, नॉलेज हो गई। अपने यहां पर कैसे इसका केस बन सकेगा, तो वैसे बन सकेगा जैसे कि मान लीजिए जगत लिमिटेड थी, तो जगत लिमिटेड एक छोटी मछली थी, तो छोटी मछली को परचेज कर लिया, मान लीजिए रजत लिमिटेड ने परचेज कर लिया। ओके, तो ये तो इन द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो गया। या फिर मान लीजिए जगत लिमिटेड और रजत लिमिटेड दोनों क्या हो गई है, मर्ज हो गई, और मर्ज हो गई अब तीसरी ही कंपनी क्या हो चुकी है, बन चुकी है, तीसरी कंपनी बन चुकी है। तीसरी कंपनी का नाम हो गया खींचा लिमिटेड, जो मेरा सरनेम है। चलिए ठीक है, अब एग्जाम में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा भाई जगत लिमिटेड है, रजत लिमिटेड है, दोनों का क्या हो गया, मर्जर हो गया। मर्जर होने के बाद में एक तीसरी कंपनी बन गई, खींचा लिमिटेड बनी है। ठीक है, एप्लीकेशन कहां गई, एनसीएलटी में गई। एनसीएलटी का क्या आ गया, ऑर्डर भी आ गया। एनसीएलटी का ऑर्डर आया, ऑर्डर की वो डेट भी आपको क्वेश्चन में दे देंगे, तो ऑर्डर की डेट तो वो दे देंगे और बताएंगे एनसीएलटी ने इसका जो इफेक्ट दिया ना, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज या इन द नेचर ऑफ मर्जर का, इसका इफेक्ट कब से दिया, तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर आने की पहले की डेट से देगा, उससे बिफोर वाली डेट से देगा। तो उससे बिफोर वाली डेट उसने बताई, क्वेश्चन में आपको डेट भी बता दी है कि ऑर्डर की डेट तो ये रही, और जब से वो अमलगमेशन क्या हुआ है, ऑर्डर इफेक्ट में आया है, अमलगमेशन इफेक्ट में आया है, जो मर्जर इफेक्ट में आया उसकी डेट भी उन्होंने क्या कर दी है, बता दिया। अब ये क्वेश्चन यहां पर आपको आगे ये कहेगा जब से उसका इफेक्ट आया है और जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आया, इस बीच में जगत लिमिटेड ने रजत लिमिटेड को, रजत लिमिटेड ने किसको, जगत लिमिटेड को कुछ गुड्स या सर्विसेज क्या करी, सप्लाई करी, उनसे सप्लाई क्या करी है, रिसीव करी है। ओके, सप्लाई क्या करी है, रिसीव करी है। अब क्वेश्चन ये पूछता है यहां लायबिलिटी किसकी बनेगी, ठीक है, और ये किसके टर्नओवर में होगी, मतलब जब से इफेक्ट आया, जब से इफेक्ट आया उसके बाद में जो भी सप्लाई हुई है जगत लिमिटेड और रजत लिमिटेड के बीच में, तो क्या ये खींचा लिमिटेड के टर्नओवर में क्या होगी, इंक्लूड होगी, क्या इसके लिए लायबल कौन रहेगा, खींचा लिमिटेड रहेगा। ओके, कौन रहेगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब जो मैं आंसर बता रहा हूं, अगर वो आंसर आपने नहीं सुना होता, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं टेकल कर पाते और मैक्सिमम केसेस में ये सॉल्यूशन रॉन्ग होता। यहां इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहां पर ये देंगे कि ऑर्डर तो भले क्या आया, बाद में आया, ऑर्डर बाद में आया, लेकिन उस ऑर्डर का इफेक्ट क्या है, पहले से है। तो उस ऑर्डर के इफेक्ट से लेकर जब एनसीएलटी का ऑर्डर आया, इस बीच में जो भी क्या होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होती है, वो टर्नओवर रेस्पेक्टिव कंपनी जो जगत लिमिटेड है और रजत लिमिटेड है, उन्हीं के टर्नओवर में इंक्लूड होगी, और उस पे जो लायबिलिटी बनेगी ना, वो उन्हीं की बनेगी। मान लो लायबिलिटी आरसीएम की है, तो रिसिपेंट मान लो जगत लिमिटेड ने रजत लिमिटेड को सप्लाई करी, तो रिसिपेंट कौन हो गया, रजत लिमिटेड हो गया, तो वो लायबिलिटी रजत लिमिटेड की होगी। और अगर आरसीएम नहीं है, एफसीएम ही है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है, ठीक है, तो वो लायबिलिटी किसकी रहेगी, जगत लिमिटेड की रहेगी। मतलब आप ये बताएंगे, ठीक है, आप ये बताएंगे कि जब से वो ऑर्डर आया और जब से उसका इफेक्ट हुआ था, तो इफेक्ट से लेकर ऑर्डर की डेट तक जो भी क्या होती है उन दोनों कंपनियों के बीच में या दो से ज्यादा कंपनियों के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होती है, वो उन्हीं रेस्पेक्टिव कंपनियों के टर्नओवर में ही इंक्लूड होगा, और उनको डिस्टिंक्ट ही क्या करा जाएगा, कंपनियों को ट्रीट किया जाएगा। ये आप इसका क्या देंगे, आंसर देंगे। अगर ये आपने अभी नहीं सुना होता सॉल्यूशन, ठीक है ना, केस बेसिस पे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप वहां पर टेकल नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कुछ एग्जामिनर तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई दो कंपनियां तो अब तो क्या हो गई, जगत लिमिटेड रजत लिमिटेड तो स्वाहा हो गई, और नई क्या बन चुकी, खींचा लिमिटेड बन चुकी है, तो जगत लिमिटेड और रजत लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन भी तो अब क्या होगा, कैंसिल होगा। तो अब वो रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट से क्या होगा, इफेक्टिवली कैंसिल होगा, जिस दिन एनसीएलटी का क्या आया, ऑर्डर आया उस दिन से, या फिर जब से इफेक्टिव डेट थी अमलगमेशन की, मर्जर की, उस दिन से। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, अगर ऐसा केस बिल्कुल बन सकेगा, एग्जाम में बिल्कुल बना सकेगा। और मैंने कहा कि ये जो चैप्टर है यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बिल्कुल केस बेसिस, न्यूमेरिकल बेसिस बनेगा। अब अगर इसका आप आंसर नहीं सुनोगे तो आप खुद से मन से नहीं लिख पाओगे, तो इसका बेसिकली क्या होगा, आंसर होगा जिस दिन से क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है, जिस दिन से क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो मतलब मैं यहां पर कह सकूंगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ सेड कंपनी, सेड कंपनीज मतलब जगत लिमिटेड और रजत लिमिटेड, शैल बी कैंसिल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द क्या है, सेड ऑर्डर, ठीक है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्या है, सेड ऑर्डर। जब से क्या आया, ऑर्डर आया, जब से इफेक्टिव हुआ तब से नहीं, जब से क्या आया, ऑर्डर आया एनसीएलटी का, उस दिन से उनका कैंसिलेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो यहां पर मैंने बता दिया डिस्टिंक्ट क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, उन रेस्पेक्टिव कंपनीज के टर्नओवर में क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो उन्हीं की क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी। और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कब से इफेक्टिव होगा, जब से वो ट्राइब्यूनल एनसीएलटी का क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। बस यही था, और हो गया हमारा सेक्शन कौन सा है, 87। तो 85, 86 और 87 तीनों को मैंने आपको केस बेसिस पे यहां पर क्या कर दिया है, समझा दिया। चलिए आगे के भी इसी तरीके से समझाता हूं। यहां पर सेक्शन अब नाउ अगला जो बनता है ना, वो क्वेश्चन यहां पर ये थ्योरेटिकली ऐसा आएगा, इसका केस बेसिस बनने के चांसेस नहीं है, थ्योरेटिकल बेसिस बन सकता है, बनेगा तो इसके कुछ मार्क्स 2 या 3 से ज्यादा दे नहीं सकते वो आपको। तो क्वेश्चन यहां पर ये बनेगा कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, ठीक है ना, लिक्विडेशन में जाती है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, वो आपसे प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि लिक्विडेशन में केस में कंपनियों की क्या लायबिलिटी रहेगी, ठीक है ना, जीएसटी को लेकर उसकी क्या लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इतना सा सिंपल सा एक लाइन का वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 से 3 नंबर में आपसे वो क्वेश्चन आस्क किया जा सकेगा। अब हमको 2 से 3 नंबर भी चाहिए, ठीक है ना, तो बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, घड़ा बढ़ता है, तो घड़ा तो अपन को पूरा बढ़ना है, मैक्सिमम जितना बढ़ सके। तो आप इसका आंसर देंगे भाई, सब देखिए, जब भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो कंपनी का क्या अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, जो रिसीवेबल ऑफ एन एसेट कहलाता है। आपको में से बहुत बेहतरीन क्या होगा मालूम होगा, ठीक है। तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, रिसीवर ऑफ एन एसेट क्या होता है, अपॉइंट होता है। अब आप जीएसटी में लायबिलिटी पूछ रहे हो, तो जीएसटी में लायबिलिटी ये भैया, जो भी कंपनी है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, जो भी लिक्विडेटर रिसीवर ऑफ एन एसेट क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है, तो आप इंटीमेट कर दो कमिश्नर को, आप इंटीमेट कर दीजिए किसको, कमिश्नर को, कि ये लिक्विडेटर क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। ये भी बता देना साथ में कि 30 डेज के अंदर, अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर आप इंटीमेट कर देना। और लायबिलिटी अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आगे आप बताएंगे कि भाई जो कमिश्नर है ना, वो कमिश्नर क्या करेगा, जो भी ड्यूज आपके बन रहे हैं या लाइकली टू बिकम पेबल बन सकते हैं, टैक्स के, इंटरेस्ट के और किसके, पेनल्टी के, जो भी बन सकते हैं, वो विद इन 3 मंथ्स में, मतलब आप इंटीमेट करोगे अपॉइंटमेंट ऑफ किसकी, रिसीवर ऑफ एन एसेट की, दैट इज लिक्विडेटर की, तो वो विद इन 3 मंथ्स में जो भी ड्यूज लाइकली टू पेबल बन सकते हैं, वो आपको कमिश्नर क्या कर देगा, आपको क्या कर देगा, इंटीमेट कर देगा, वो कमिश्नर आपको इंटीमेट कर देगा। तो बस इतना सही है, ठीक है ना, ये इतना सही है, सेक्शन 88 है, बस इतना सही है कि आप उनको बताओ और वो आपको क्या कर देंगे, बता देंगे।
वो आपको बता देंगे, लेकिन बन सकता है, चांसेस कम है, चांसेस कम है, केस बेसिस तो कुछ बन नहीं रहा, तो चांसेस क्या है, कम है, लेकिन कम है, आ गया तो भी हमको मार्क्स तो चाहिए। अब इसके बाद में मेरे को जो लगता है ना, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो बन गए आपसे, मतलब केस बेसिस आ गए और आप उनको नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो वो बनता है फर्म को लेके और किसको, प्राइवेट कंपनियों को लेके, इनको लेके क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बन सकता है भाई प्राइवेट कंपनी का क्या हो रहा है, भाई पब्लिक कंपनी तो क्या होती है, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली क्या होती है, इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। तो ये तो दिखती बात है होती है कि पब्लिक कंपनियों में शेयर होल्डर क्या नहीं होते, कोई जॉइंटली सेवरली लायबल नहीं होते, ठीक है ना, सारे शेयर होल्डर थोड़ी ना जॉइंटली सेवरली लायबल होंगे, लेकिन डाउट जाता है किसको लेके, प्राइवेट कंपनी को लेके। तो प्राइवेट कंपनी को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई जगत खींचा प्राइवेट लिमिटेड है, जगत खींचा उसमें कौन है, डायरेक्टर है, जगत खींचा की कौन है, गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, वो भी उसके अंदर कौन है, डायरेक्टर है, क्योंकि क्लोजली हेल्ड क्या है, कंपनी है, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए जगत खींचा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें जगत खींचा खुद एक डायरेक्टर है, जगत खींचा सर की गर्लफ्रेंड्स है, 2 गर्लफ्रेंड्स है, वो भी उसके अंदर कौन है, डायरेक्टर है। अब जगत खींचा प्राइवेट लिमिटेड के कुछ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, मतलब कुछ क्या है, ड्यूज क्या होते हैं, बनते हैं, जो कि क्या है, अभी पेबल बन रहे हैं, मतलब जो अभी तक क्या नहीं हुए, पे नहीं हुए हैं, अनरिकवरेबल है। तो अब उसके लिए लायबल कौन रहेगा, भाई कंपनी अलग है, ठीक है, तो क्या लायबल सिर्फ जगत खींचा प्राइवेट लिमिटेड ही रहेगी, ओके। अब ये भी हो सकता है भाई ये तो क्लोजली हेल्ड क्या है, कंपनी है, तो कंपनी के साथ में जगत खींचा सर और उनकी गर्लफ्रेंड्स मिसेस क्या, फलाना एक्स और फलाना वाई, वो भी क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, ठीक है ना। तो मन में डाउट आता है क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड क्लोजली हेल्ड है, और यूं आता है कि डायरेक्टर अलग और कंपनी अलग, भाई फर्म अलग, पार्टनर अलग, ओके। तो अब यहां पर क्या है, तो इसका देखिए सिंपल सा आंसर है, इसके सिंपल सा आंसर है जगत खींचा प्राइवेट लिमिटेड, जगत खींचा सर की जो क्या है, गर्लफ्रेंड्स हैं, जो कि उसमें डायरेक्टर बनी बैठी है, ओके। तो वो जॉइंटली और सेवरली क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, जीएसटी ड्यूज के लिए, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी बनते हैं, जॉइंटली और सेवरली क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए जगत खींचा सर की जो गर्लफ्रेंड्स हैं, दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा भाई ठीक है ना, हम तो गर्लफ्रेंड्स हैं, हमको बना दिया था डायरेक्टर। अब जगत खींचा सर कंपनी में क्या करते थे, क्या चोरी कर रहे थे, क्या उनके ड्यूज बन रहे थे, पे नहीं कर रहे थे, क्या पेनल्टी थी, क्या टैक्स इंटरेस्ट बन रहे थे, हमें तो इस बात की कुछ भी क्या नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ना। हम तो सिर्फ एक तरीके से नाम से क्या थे, डायरेक्टर थे, हम तो कुछ काम वाम देख भी नहीं रहे थे। अब यहां पर यह है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड्स ये प्रूव कर देती है कि उनकी कोई भी ग्रॉस क्या है, नेग्लिजेंसी नहीं है, उनकी तरफ से कोई भी ब्रीच ऑफ क्या नहीं है, ड्यूटी नहीं है। तो क्या इस केस में क्या वो बच जाएंगे या फिर वो नहीं बच पाएगी। देखिए क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर बढ़िया है, और इस तरह का प्रैक्टिकल केस बन सकेगा। भाई एग्जाम में गर्लफ्रेंड का नाम हटा देंगे, ठीक है ना, तो और तो कोई डायरेक्टर डाल ही सकेंगे, ठीक है, वाइफ डाल देंगे, बच्चे डाल देंगे, ये तो हो ही सकेगा। आप इसका आंसर यहां पर ये देंगे कि अगर वो डायरेक्टर मतलब दोनों जो गर्लफ्रेंड्स है, अगर वो ये प्रूव कर देती है कि जगत खींचा प्राइवेट लिमिटेड जो ड्यूज का क्या नहीं कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें उनकी कोई भी ग्रॉस क्या है, नेग्लिजेंसी नहीं है, उनकी किसी भी तरीके से ब्रीच ऑफ क्या नहीं है, ड्यूटी नहीं है, तो फिर वो जो दोनों गर्लफ्रेंड्स है ना, फिर वो क्या नहीं रहेगी, लायबल नहीं रहेगी, ठीक है ना, वो क्या नहीं रहेगी, लायबल नहीं रहेगी, उनकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। तो आई थिंक मैं एक केस बना के प्रोविजन जो है उसको समझा पाने में क्या हो रहा हूं, सक्सेसफुल शायद हो पा रहा हूंगा। और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं और उनको लगता है कि जी हां बात समझ में आ रही है और केस बेसिस आंसर मिलने से हमें याद भी हो रहा है, फ्रूटफुल है, ठीक है ना, फायदा हो रहा है, तो वो कमेंट के अंदर मेंशन कर सकेंगे और बता भी सकेंगे कौन सा पार्ट अच्छा लगा है या फिर कौन से को लेके आपको और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जो भी चीज आप समझना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर क्या करिएगा, बताइएगा, ठीक है ना, हमें भी क्या करेगा मालूम पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन प्राइवेट लिमिटेड को आ सकेगा। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड को क्वेश्चन एक और आ सकेगा, जैसे मान लीजिए प्राइवेट कंपनी क्या जा रही है, वाइंडिंग अप में जा रही है, प्राइवेट कंपनी किस में जा रही है, वाइंडिंग अप में क्या कर रही है, जा रही है, ओके। और उसके कुछ क्या है, ड्यूज हैं, अभी हमने पढ़ा भाई जॉइंटली और सेवरली क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, जो भी क्या है डायरेक्टर्स हैं वो भी जॉइंटली और सेवरली क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। अच्छा, केस बेसिस में और एक केस बन सकता है, बढ़िया केस बन सकता है भाई। मन तो क्या है, चंचल है, जगत खींचा सर का बहुत ज्यादा चंचल है, याद कराने के पर्पस से बना रहा हूं और अपने पे ही क्या करता हूं, बनाता हूं, ठीक है ना, किसी और पे नहीं, सो डेट किसी को बुरा भी नहीं लगे, और ठीक है, तो मैं अपना तो क्या बुरा मानूंगा। अब तो क्या मन चंचल है, मान लीजिए अब एक गर्लफ्रेंड से क्या हो गया, मन उठ गया, मन ऊब गया, तो उसकी जगह मैंने अब दूसरी गर्लफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड बना ली और उसको मैंने क्या बना लिया, डायरेक्टर बना लिया, ओके, क्या बना लिया, डायरेक्टर बना लिया। और वही है मेरे खून में क्या है, ठीक है ना, वही चोरी अभी भी क्या है, मेरे अनरिकवरेबल है, ड्यूज कौन से, टैक्स के, इंटरेस्ट के और किसके, पेनल्टी के। अब सवाल ये बनता है कि ये तो हमें मालूम है जॉइंटली और सेवरली, डायरेक्टर और कंपनी, प्राइवेट कंपनी जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे, लेकिन ये ड्यूज मेरे उस समय के हैं, जब नई गर्लफ्रेंड मेरी क्या नहीं थी, कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर नहीं थी। अब ये सवाल बनता है कि उस समय के ड्यूज, जिस समय नई गर्लफ्रेंड क्या नहीं थी, डायरेक्टर नहीं थी, तो आज नई गर्लफ्रेंड भी जॉइंटली और सेवरली प्राइवेट कंपनीज के ड्यूज के लिए लायबल रहेगी या नहीं रहेगी। क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल बन सकेगा। तो आप यहां पर कहेंगे आंसर इज नो, सिर्फ वही डायरेक्टर जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे जिस समय के ड्यूज हैं, उस समय प्राइवेट कंपनीज में जो डायरेक्टर क्या थे, जो क्या पर्सन डायरेक्टर थे, वो ही जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे। तो मेरे इस केस के अंदर जो नई गर्लफ्रेंड है वो जॉइंटली और सेवरली लायबल नहीं रहेगी, क्योंकि वो उस पीरियड में क्या नहीं थी, डायरेक्टर नहीं थी। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन बनेगा और इस चैप्टर को लेकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही यहां पर क्या है, बनने वाले हैं। हमारी बात हो रही थी किसको लेके, प्राइवेट कंपनी के, किसको लेके, वाइंड अप को लेके। तो कोई विशेष बात नहीं है, वाइंडिंग अप में जा रही है, कोई भी ड्यूज है, तो जिस समय के ड्यूज हैं उस समय जो भी डायरेक्टर्स थे प्राइवेट कंपनी और उस समय के डायरेक्टर जॉइंटली और सेवरली क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, ठीक है। और गर्लफ्रेंड बोल देती है कि भाई जगत खींचा सर क्या करते थे, हमें तो कुछ खबर थी नहीं, हमको तो डायरेक्टर बना लिया और हम तो उनके बहुत ज्यादा गुड फेथ में थी, बन गए इसलिए, ठीक है। तो आपकी अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपकी कोई ग्रॉस नेग्लिजेंसी नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, तो मैंने बताया था फिर वो डायरेक्टर लायबल नहीं रहने वाला है। अब जो बहुत ठीक है ना, बहुत रेलेवेंट, मालूम नहीं मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज को बताने के लिए, ठीक है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है जो मैं प्रोविजन पढ़ाने वाला हूं, लेकिन क्या करूं, लॉ के हिसाब से तो मैं वही बता सकूंगा जो लॉ में है, ओके।
अब देखिए प्राइवेट कंपनी कन्वर्जन हो गया किसके अंदर, पब्लिक लिमिटेड में। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, कैपिटल गेन के अंदर पढ़ते हो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में बदल जाती है, सेक्शन 47 ना जाने क्या क्या पढ़ते हो। अब बोल रहा हूं ना जाने क्या क्या पढ़ते हो, लेकिन मेरे को भी मालूम है, डीटी में ही पढ़ाता हूं। एनीवेज वो बात गई तेल लेने। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में क्या हो गई है, उसका कन्वर्जन हो रहा है। पब्लिक कंपनी में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो गया कन्वर्जन हो गया, ठीक है। और कन्वर्जन होने के बाद पब्लिक कंपनी में भी तो क्या बनेंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे। अच्छा ये बात आपको मालूम है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर ही क्या होते हैं, जॉइंटली सेवरली लायबल होते हैं, पब्लिक कंपनियों में नहीं होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में क्या हो गई है, कन्वर्जन हो गई है। और अब कुछ क्या होते हैं, ड्यूज होते हैं, किसके, प्राइवेट कंपनीज के क्या होते हैं, ड्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा थर्ड क्लास का क्वेश्चन है। तो क्या पब्लिक कंपनी के जो क्या है डायरेक्टर्स हैं, कन्वर्जन के बाद में जो पब्लिक कंपनी के क्या है डायरेक्टर्स हैं, अब पब्लिक कंपनी के, क्या वो डायरेक्टर जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे क्या उस ड्यूज के, जो ड्यूज किसके थे, प्राइवेट कंपनी के थे। तो क्वेश्चन ये भी बिल्कुल केस बेसिस बन सकता है। प्रोविजन, जैसे अभी तक आपको मालूम नहीं है क्या है प्रोविजन, तो बस अगर नहीं बताऊं तो आप कुछ ना कुछ बस लिख के आ जाओगे, मालूम भी नहीं, मैक्सिमम चांसेस में रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर है ये जो पब्लिक कंपनी के क्या है डायरेक्टर हैं, कन्वर्जन से पहले जो प्राइवेट कंपनी के क्या थे ड्यूज थे, उसके लिए वो जॉइंटली और सेवरली क्या नहीं रहेंगे, लायबल नहीं रहेंगे। हाँ, उनके ऊपर अगर कोई पर्सनल पेनल्टी लगती है तो पर्सनल पेनल्टी के लिए तो वो लायबल रहेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के ड्यूज के लिए वो क्या नहीं रहेंगे, लायबल नहीं रहेंगे। अगर प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन हो जाता है किसके अंदर, पब्लिक कंपनी में क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। तो आप जैसा सुन पा रहे हैं, आपको सुनने से ही क्या हो रहा होगा, फील हो रहा होगा कि यार बिल्कुल ये चैप्टर तो ऐसा है कि इसके बिल्कुल केस न्यूमेरिक प्रैक्टिकल ऐसे केस बना के बिल्कुल पूछा जा सकता है, और इसको इसी तरीके से याद करें तो ही हम इसको क्या कर पाएंगे, टेकल कर पाएंगे। चलिए अब हम कुछ फर्म का पढ़ लेते हैं। अब जैसा प्राइवेट कंपनी को लेके पढ़ा, अब मैं फर्म का पूछूंगा तो आपसे खुद से बन जाएगा, क्योंकि आपने प्राइवेट कंपनी का जो अभी प्रैक्टिकल केस था उसको आपने देखा। उसी तरीके से मान लीजिए फर्म की कोई लायबिलिटी होती है, तो फर्म की लायबिलिटी के क्या, उसके लिए उसके क्या पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे क्या। मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से आंसर दे दोगे, क्योंकि आपने प्राइवेट कंपनी का सीख लिया, तो आप फर्म का भी दे दोगे। यस, फर्म के केस में फर्म और उसके ईच जो पार्टनर होगा वो जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे फर्म के किसके, हेड यूज के लिए। चलिए ठीक है, ये तो दे देंगे। क्वेश्चन यहां पर बनेगा, ठीक है ना, कि मान लीजिए क्या है, फर्म है, तो फर्म में 3 पार्टनर है। फर्म का नाम है जगत रजत खींचा लिमिटेड, जगत रजत खींचा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म 3 पार्टनर से मिलकर बनी है, ठीक है ना, मिस्टर जगत, मिस्टर रजत और मिस्टर कौन है, खींचा, 3 पार्टनर है। मिस्टर जगत उसमें से क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, या फिर क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, ठीक है, रिटायर हो गए। अब मिस्टर जगत को मालूम है कि फर्म की लायबिलिटी के लिए तो फर्म और उसके पार्टनर भी लायबल रहते हैं। अब चूंकि मिस्टर जगत तो क्या हो रहे हैं, फर्म से रिटायर हो रहे हैं, तो अब यहां पर मिस्टर जगत ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरी लायबिलिटी उस फर्म को लेकर जिसका मैं आप रिटायर हो चुका हूं, मेरी कहां तक है, ठीक है ना, कहां तक है। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन इस तरीके से बन सकेगा, या फिर और कुछ भी वर्ड्स अलग अलग बना के इसी थीम पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ये बताएंगे भाई पहला काम तो क्या करना है, मिस्टर जगत को या फिर फर्म को, ठीक है ना, कोई भी दोनों में से कोई भी, तो पहले जीएसटी डिपार्टमेंट को ये इंटीमेट कर दें कि वो फर्म से क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। अब जीएसटी डिपार्टमेंट का मतलब तो आप समझते हैं, किसको करोगे आप करोगे किसको, कमिश्नर ऑफ जीएसटी को आप क्या कर दीजिएगा, इंटीमेट कर दीजिएगा। और इंटीमेट करके क्या बताइएगा, हाय लो घर पे आना ऐसा तो नहीं, आप अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, और विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट से आप या आपकी फर्म इंटीमेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक आप जॉइंटली और सेवरली क्या रहोगे, लायबल रहोगे। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा केस बेसिस वो इस तरीके से हो सकेगा, जिसमें हो सकेगा आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट दी होगी और डेट ऑफ इंटीमेशन दी होगी। आपको ये चेक करना है कि अगर विद इन 1 मंथ में फर्म या कमिश्नर, फर्म या फिर मिस्टर जगत पार्टनर ने कमिश्नर को इंटीमेट नहीं करा अबाउट द डेट ऑफ इस कौन सा रिटायरमेंट फ्रॉम क्या है, पार्टनरशिप फर्म, मतलब विद इन 1 मंथ में नहीं करते, 1 मंथ के बाद में करते हैं, तो वो क्वेश्चन में आपको डेट दी हुई होगी, तब आप आंसर में हो सकता है ये क्वेश्चन का क्या हो, सेकंड पार्ट हो और 2 अलग अलग डेट दी हो। एक डेट दी हो जो विद इन 1 मंथ में इंटीमेट करने की, और दूसरी डेट हो जो आफ्टर 1 मंथ के बाद में इंटीमेट करने की हो। तो आप वहां पर क्या करिएगा बताइएगा, क्योंकि ये इंटीमेशन आफ्टर 1 मंथ के बाद में दी गई है, तो यहां पर मिस्टर जगत की जो लायबिलिटी रहेगी फर्म के ड्यूज के लिए जॉइंटली और सेवरली, वो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक नहीं रहेगी। अब वो लायबिलिटी रहेगी जिस दिन इंटीमेशन कमिश्नर को क्या हुई है, रिसीव हुई है, उस दिन तक के लिए रहेगी। और आप ये समझा भी सकोगे, इसका मतलब है मिस्टर जगत को इस बात का ड्यू टेक केयर करनी थी कि विद इन 1 मंथ में कमिश्नर को इंटीमेट कर देना, तब तो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट था, और उसके क्या करी, बाद में करी, तो अप टू द डेट ऑफ क्या होगी, इंटीमेशन रिसीव्ड बाय कमिश्नर, मिस्टर जगत फर्म की ड्यूज के लिए क्या रहने वाले हैं, लायबल रहने वाले। तो इस तरीके से आपका बिल्कुल क्वेश्चन बन सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पानी पी लेते हैं। यस, तो अब हम आगे चलते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन कुछ केस बेसिस है, इस तरीके से क्या हो सकेगा, बन सकेगा। यस, अब जो अगला केस बना रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिकल केस, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, और आएगा तो नहीं भी सुनोगे तो भी खुद से कर लोगे। क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे एक एग्जाम में केस आया कि खुद पे नहीं बनाऊंगा इस बार, चलो खुद पे बना लेता हूं कि मिस्टर जगत है जो कौन है, माइनर है, और मिस्टर रजत है जो क्या है, इनकैपेसिटेटेड पर्सन है, ठीक है, इनकैपेसिटेड पर्सन है, और मिस्टर जगत कौन है, माइनर है। तो जगत के जो गार्जियन है वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, और मिस्टर रजत जो इनकैपेसिटेटेड पर्सन है, तो जो ट्रस्टी होंगे वो उस बिजनेस को चला रहे हैं। तो अब उस बिजनेस के कुछ जीएसटी ड्यूज बनते हैं, टैक्स के, इंटरेस्ट के या पेनल्टीज के क्या बनते हैं, ड्यूज बनते हैं। तो फिर वो रिकवरेबल किससे होंगे, वो रिकवरेबल किससे होंगे, क्या मिस्टर जगत जो कि एक माइनर है उससे रिकवर करोगे, ठीक है ना, उसको लायबल बनाओगे आप, ठीक है, या फिर जो मिस्टर रजत इनकैपेसिटेटेड पर्सन है उसको आप क्या बनाओगे, लायबल बनाओगे। मेरे ख्याल से आप आंसर दे दोगे भाई जो भी कौन है, ट्रस्टी है, जो गार्जियन है, जो ट्रस्टी है इनकैपेसिटेटेड पर्सन का, या फिर जो गार्जियन है किसका, माइनर का, वो क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, और उनसे वो ड्यूज क्या हो सकेंगे, रिकवरेबल हो सकेंगे।
आई थिंक मेरे ख्याल से कोई बहुत विशेष दम वाली बात नहीं थी, तो हर कोई जरूरी थोड़ी ना प्रोविजन में बहुत ज्यादा दम ही हो। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 पे आ रहे हैं और टोटल 94 तक होता है, तो 92, 93, 94 बस 3 ही सेक्शन बचे हैं। 92 भी बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कोर्ट ऑफ वॉर्ड सुना होगा, या फिर कोर्ट ने किसी बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेटर जनरल क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, किसी को ट्रस्टी क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, मैनेजर अपॉइंट कर दिया, या रिसीवर क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब वार्ड का मतलब आप जानते होंगे भाई, किसी को जनरली वार्ड का मतलब होता है जैसे कि कोई पर्सन होता है, छोटा बच्चा होता है, माइनर होता है, तो उसकी कस्टडी किसी को क्या कर देना, दे देना, इसको अपन क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। एनीवेज यहां पर जो कोर्ट ऑफ वार्ड का मतलब है वो हमारे लिए यहां पर ये है कि जो बिजनेस है उस बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, ठीक, तो कोर्ट ने किसी ट्रस्टी को या फिर किसी मैनेजर को, रिसीवर को, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को क्या कर रखा है, दे रखा है। ओके, तो जो भी एस्टेट ऑफ है टैक्सेबल पर्सन है, जैसे कि मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं, मेरे जो क्या है एस्टेट है, तो कोड ऑफ वार्ड अपॉइंट हो रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल है। अब उसके कुछ क्या है, ड्यूज हैं जो अनरिकवरेबल हैं, तो अब वो ड्यूज कौन पे करेगा, वो ड्यूज पे क्या जो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल है जो अपॉइंट करा हुआ है कोर्ट ने, रिसीवर अपॉइंट करा हुआ है, मैनेजर अपॉइंट करा हुआ है, जो कोर्ट ऑफ वार्ड है, उनसे हो सकेंगे। तो आंसर इज यस, वो उनसे हो सकेंगे, ऐसे मानते हुए जैसे वो खुद ही क्या थे, टैक्सेबल पर्सन थे, खुद वो बिजनेस को क्या कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। यहां हो सकता है कि जिन्होंने नहीं सुना और एग्जाम में इसको आप प्रैक्टिकल केस बेसिस देख लेते, तो शायद आप इसका आंसर वो नहीं दे पाते जो मैंने क्या कराया, बताया। हाँ, आपको आंसर बताना पड़ेगा कि यस, जो एस्टेट है, जो अंडर कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल है, रिसीवर है, मैनेजर है, ट्रस्टी है, वो क्या होंगे, लायबल टू पे होंगे। उनको हम ट्रीट करेंगे टैक्सेबल पर्सन जैसे वो खुद बिजनेस को क्या कर रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो हो गया। अब हमारे सामने बचे हैं 2 सेक्शन, सेक्शन 93, सेक्शन 94। बढ़िया सेक्शन है। ठीक है, 1-2 प्रोविजन तो ठीक ठाक मिल ही जाएंगे और 1-2 प्रोविजन ऐसे मिलेंगे कि नहीं भी बताता, नहीं भी सुना हुआ होता और क्वेश्चन आ भी जाता तो शायद आप उसका वही आंसर देते जो अभी मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। अच्छा, पहले मैं उन्हीं को नहीं, पहले मैं ढंग का डील कर लेता हूं जो बन सकेगा और बना हुआ भी है। हो गया, फर्म हमने पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी पढ़ ली, ट्रांसफर हमने पढ़ लिया और हमने अमल कमीशन भी यहां पर क्या कर लिया, देख लिया, प्रिंसिपल एजेंट देख लिया। अब एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप पे क्वेश्चन आता है, मिस्टर जगत है, ठीक है ना, जब सब मेरे पे ही बनाने हैं तो इस बार भी मेरे पे बनाता हूं और जगत भैया का राम नाम सत्य हो चुका है, मतलब अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे बीच में इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो गोवा के बीच में गए हुए हैं, तो वो मतलब क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, डाई हो चुके हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में बन सकेगा भाई मिस्टर जगत जो एक सोल प्रोप्राइटर थे, टैक्सेबल पर्सन थे, रजिस्टर्ड पर्सन थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो मिस्टर जगत के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर रजत है, जो उस बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उस बिजनेस के कुछ क्या है, ड्यूज हैं, टैक्स के, इंटरेस्ट के, पेनल्टी के, हो सकता है बाद में डिटरमाइन हुए हो या जब भी क्या हुए हो, डिटरमाइन हुए हो। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर रजत उसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या मिस्टर रजत जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जो भी पर्सन है उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या वो मिस्टर जगत के ड्यूज के लिए लायबल रहेंगे? तो आंसर इज यस। तो जो भी उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, एलआरए या अदर पर्सन जो भी है वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, मिस्टर जगत के बिजनेस को, तो उनके वो मिस्टर जगत के ड्यूज के लिए क्या रहेगा, लायबल रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ये एक अच्छा बनेगा और शायद आप इसको अभी सुनोगे तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे, लिख पाओगे कि मिस्टर रजत जो है, जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनकी लायबिलिटी कितनी रहेगी? क्या उतने तक जितना एस्टेट है मिस्टर जगत का जो उनको मिला है उतने तक ही, या फिर जितनी भी लायबिलिटी है पूरी? तो इसका आंसर आप सुन लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो आप लिख दीजिएगा जितनी भी लायबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मिस्टर रजत की लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी, जितना एस्टेट ऑफ किसका था, डिसीज पर्सन का था, उतने तक नहीं। जितनी भी लायबिलिटी है, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो जितनी भी लायबिलिटी है तो वो क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, मतलब जो सक्सेसर हो गए हैं। चलिए, क्वेश्चन में एक पार्ट ऐसे बन सकता है कि नहीं भाई अब कोई भी उस बिजनेस को क्या नहीं कर रहा है, कंटिन्यू नहीं कर रहा और मिस्टर जगत भैया नहीं रहे। ठीक है, जगत भैया नहीं रहे। अच्छा, ड्यूज हो सकते हैं कि मरने से पहले ही हो गए हो, ठीक है ना, मर गया वो अलग बात है, ड्यूज पहले से पहले के भी हो सकते हैं, डिटरमाइन पहले हो गए हो, या फिर हो सकता है डेथ ऑफ कौन सा टैक्सेबल पर्सन के बाद में क्या हो, डिटरमाइन हो। भाई कोई भी हो, बिजनेस कोई भी क्या नहीं कर रहा, कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो अब जीएसटी के ड्यूज भी क्या राम नाम सत्य हो जाएंगे, ठीक है, या फिर अब आप किसी को क्या बनाओगे, लायबल बनाओगे तो किसको बनाओगे, कोई भी उस बिजनेस को तो कंटिन्यू कर ही नहीं रहा। तो इस केस में आप आंसर दोगे कि भाई भले ही मिस्टर रजत क्या नहीं कर रहे, उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहे, लेकिन मिस्टर रजत है तो मिस्टर जगत के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो बस जो कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो अब वो क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी भी तो खाओगे ना, तो लायबल रहेंगे, लेकिन उनकी लायबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी, उसी एक्सटेंट तक रहेगी जितनी एस्टेट ऑफ क्या था, जगत था। जगत का मतलब जो क्या था, डिसीज था, उतने तक ही उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लायबल रहेगी। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकेगा। अगला जो बना रहा बहुत इजी है। अब जैसे कि क्या है, एचयूएफ है, एओपी है, ठीक है ना, इनमें कौन होते हैं, मेंबर होते हैं, उनमें क्या हो गया, पार्टीशन हो गया है, और कोई लायबिलिटी थी, किसकी, एओपी की लायबिलिटी थी, एचयूएफ की लायबिलिटी थी, तो अब उसके लिए क्या मेंबर भी जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे क्या? ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल आंसर है, मेरे को नहीं लगता ऐसा पूछा जाएगा आपसे। हाँ, आप लिख देना यस। तो ईच मेंबर जॉइंटली और सेवरली जो एचयूएफ एओपी के ड्यूज थे, टैक्स के, इंटरेस्ट के, पेनल्टी के, अप टू द क्या है, अप टू द टाइम ऑफ पार्टीशन तक के लिए क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। ठीक है ना, लायबल रहेंगे। तो ऐसा चीज के अंदर कुछ भी कोई क्या नहीं है, विशेष बात नहीं है, विशेष बात नहीं है इसके अंदर। अब जो विशेष बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वापिस फर्म को लेकर आ रहा हूं। एक बार फर्म में मैंने बताया था फर्म के जो पार्टनर होते हैं और फर्म जॉइंटली सेवरली लायबल रहती है। दूसरा आपको बताया था रिटायर हो जाते हो तो विद इन 1 मंथ में कमिश्नर को इंटीमेट कर देना, तो लायबिलिटी अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट रहेगी, नहीं तो अप टू द डेट ऑफ इंटीमेशन रहेगी। अब आ रहा हूं वापस से फर्म पे। मान लीजिए फर्म एओपी जो भी है, तो फर्म को लेकर बताता हूं। फर्म है, फर्म ने अपना बिजनेस, फर्म एक बार तो फर्म डिसॉल्व भी कर दो आप, तो फर्म डिसॉल्व हो गई या फिर फर्म ने अपना बिजनेस ही क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया है। फर्म ने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया या फिर फर्म का ही राम नाम सत्य हो गया और फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। फर्म डिसॉल्व हो गई लेकिन जीएसटी के ड्यूज थोड़ी डिसॉल्व हो जाएंगे। अब जीएसटी के ड्यूज हैं, टैक्स के हैं, इंटरेस्ट के हैं और क्या है, पेनल्टीज के क्या है, ड्यूज है। एक प्रोविजन तो हमें मालूम है
कि जिस समय के ड्यूज होते हैं, ठीक है ना, वो हमने क्या पढ़ा था प्राइवेट लिमिटेड के केस में पढ़ा था, जिस समय के ड्यूज होते हैं उस समय जो डायरेक्टर होता है वो क्या रहता है, लायबल रहता है। अब हम पढ़ रहे हैं किसको लेके पढ़ रहे हैं, फर्म को लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, फर्म को लेके पहले भी मैं आपको यहां पर पढ़ा चुका हूं, तो मैं एक बार बता दूं, फर्म के केस में फर्म और पार्टनर क्या रहते हैं, जॉइंटली और सेवरली लायबल रहते हैं। अब अपना क्वेश्चन बन रहा है कि फर्म डिसॉल्व हो गई, फर्म का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। अब आपको बताना है कि कौन, जीएसटी के ड्यूज तो कोई डिसकंटिन्यू होंगे नहीं, या फिर जीएसटी के ड्यूज तो डिसॉल्व नहीं होंगे। अब इस केस में फर्म के साथ में कौन इसके लिए जॉइंटली और सेवरली क्या रहेगा, लायबल रहेगा। अब ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, ठीक है ना, डिसॉल्व हो गई है, ओके, या डिसकंटिन्यू हो गया, आपको लगा इतने सारे ड्यूज है, फर्म डिसॉल्व भी कर दो, तो कोई जीएसटी के ड्यूज तो डिसॉल्व हो रहे हैं। अब इसका आपको आंसर क्या करना है, देना है। तो अब आप इसका आंसर दोगे जिस समय बिजनेस डिसकंटिन्यू करा, जिस समय फर्म डिसॉल्व हुई, उस समय जो भी क्या थे, पार्टनर थे, उस समय जो भी पार्टनर थे वो सभी पार्टनर और फर्म जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे। ड्यूज किसी भी समय के निकले हो, ड्यूज किसी भी समय के निकले हो सकता है कि उसमें से मिस्टर जगत और मिस्टर रजत दो ऐसे पार्टनर थे जो उस समय पार्टनर नहीं थे जिस समय फर्म के ड्यूज है, जिस समय के, ठीक है ना, ड्यूज है, लेकिन वो उस समय जरूर पार्टनर थे जब फर्म अपने उन्होंने हाथों से क्या करी थी, डिसॉल्व करी थी, अपने हाथों से बिजनेस डिसकंटिन्यू करा। तो जिन हाथों से आपने उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू करा और फर्म को डिसॉल्व करा, उन्हीं हाथों से आपको क्या करना होगा, जीएसटी के जो ड्यूज है उनके लिए आप लायबल बनोगे। तो जॉइंटली और सेवरली आप लायबल रहोगे फर्म के साथ में, और कौन, जो भी पार्टनर थे एट द टाइम ऑफ कौन सा डिसोल्यूशन है, और जब फर्म का बिजनेस क्या हुआ है, डिसकंटिन्यू हुआ है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यू हुआ है। तो ये भी बात मैंने आपको यहां पर क्या कर दी है, समझा दी है, ठीक है, ये भी बात मैंने आपको यहां पर समझा दी। तो अब एज सच बताने को कुछ बचा नहीं, बस एक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो छोटा बच्चा था, मिस्टर जगत था, तो उनके कौन थे, जो गार्जियन थे, जो बिजनेस चला रहे थे माइनर का, या फिर इनकैपेसिटेड पर्सन थे, ठीक है ना, तो उनका जो कौन था, ट्रस्टी था, वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा था। अब मान लीजिए, ठीक है ना, अब मान लीजिए वो जो क्या थी, गार्जियनशिप थी, ठीक है ना, जो ट्रस्ट थी, जो वो क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, वो क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई। अब कोई क्या है, ड्यूज है, ठीक है ना, अब क्या है, ड्यूज है, इसका मतलब हो सकता है कि माइनर क्या बन गया होगा, मेजर बन गया होगा। तो अब जो मिस्टर जगत माइनर से क्या बन गए, मेजर बन गया, इस वजह से गार्जियनशिप क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, और जो ट्रस्ट बना था वो भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो अब मिस्टर जगत क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे क्या, लायबल रहेंगे क्या। तो मिस्टर जगत, ठीक है ना, लायबल रहेंगे क्या, जो बेनिफिशियरी थे, तो आंसर दोगे यस, वो बिल्कुल क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, वो बिल्कुल लायबल रहेंगे। तो इसी के साथ में हमने 85 से लेकर 94 तक के प्रोविजन, हर एक प्रोविजन को आपको केस बनाकर, ठीक है ना, और वो भी कौन सा, प्रैक्टिकल केस बनाकर, ठीक है ना, प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल तो इसको लेके कुछ बनना नहीं है, बनेगा तो प्रैक्टिकल केस बनेगा, और प्रैक्टिकल केस बनकर ही पूछा जाएगा। और जिस तरीके से मैंने बनाया, आपको सुन के भी लगा होगा कि हाँ, इस चैप्टर बिल्कुल ऐसा है कि एक क्वेश्चन तो क्या होता है, बनता ही बनता है। तो जिस भी तरीके से बन सकेगा वो मैंने आपको बता दिया है, उसके तरीके बता दिए कि उसके क्या सॉल्यूशन रहेंगे। तो ये टॉपिक हमारा यहां पर क्या होता है, फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट रिवीजन में आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ये केस बेसिस जो रिवीजन वीडियो था इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, कोई बेस्ट पार्ट लगा है तो वो भी आप क्या कर सकेंगे, जो भी शेयर करना है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के शेयर कर सकेंगे। चलिए, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।